देश के कई हिस्सों में चंद्र ग्रहण लगा हुआ है। सबसे पहले गुवाहाटी में ये चंद्र ग्रहण दिखा है। आपको बता दें ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है और इस दौरान देश के कई हिस्सों में इसका असर भी देखने को मिला है। सबसे पहले गुवाहाटी में चंद्र ग्रहण दिखा, तो वहीं अध्यात्म और विज्ञान के आईने में चंद्र ग्रहण। तो देखिए किस तरीके से चंद्र ग्रहण का असर रहा। सबसे पहले गुवाहाटी में ये नजर आया। साल का ये आखिरी चंद्र ग्रहण है। हाल ही में आखिरी सूर्य ग्रहण होकर चुका और आज देखिए आखिरी चंद्र ग्रहण जिसका असर भारत में भी देखने को मिला। अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग वक्त समय पर ये नजर आया। सबसे पहले गुवाहाटी में इसका दीदार किया गया। साल का ये आखिरी चंद्र ग्रहण देश के कई हिस्सों में देखिए इसका असर रहा है और इस दौरान सुबह से ही सूतक 8:30 बजे से लगे हुए हैं, जिसके चलते पूजा पाठ करने की इजाजत नहीं होती, वर्जित होता है। साथ ही साथ पेड़ पौधों को भी छूना वर्जित होता है। साथ ही सूतक काल के पहले खाने पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते डाले जाते हैं और सुबह से ही लोग लगातार इस तरह की सावधानी बरत रहे हैं। लगातार लोग खासतौर से जो बुजुर्ग हैं वो ध्यान देते हैं कि परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो पालन करें सूतक काल का भी, और इसको लेकर विशेष कोशिश जो है देखिए की जाती है। अपने इष्ट देवी देवताओं के नाम जप करें चंद्र ग्रहण के मौके पर, तो वहीं ग्रहण के असर को कम करने के लिए मंत्रों का जाप करें। ग्रहण खत्म होने पर पूरे घर में गंगा जल छिड़के और ये श्री गणेशाय नमः ये जो जाप है ये लगातार करते रहें। ये तमाम उपाय देखिए बताए जाते हैं चंद्र ग्रहण के वक्त कि आप सूतक का शुरू होने से के साथ ही क्या कुछ उपाय करें, किस तरीके से खुद को चंद्र ग्रहण में रखें, क्या आपकी पूरे दिन की क्या कार्यशैली होनी चाहिए, उसको लेकर कई सावधानियों के चलते जो विशिष्ट जो बड़े प्रसिद्ध आचार्य होते हैं उनकी तरफ से भी बताया गया है। तो वहीं चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करें क्या ना करें, इसी पर देखिए चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं और उनके पास भी रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि देश के कई हिस्सों में चंद्र ग्रहण लगा हुआ है और भारत में देखिए इसका असर देखने को मिला है और भारत में भी अलग अलग समय पे अलग अलग जगहों पर इसका असर देखा गया और ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। ऐसे में लोगों को बहुत ही ज्यादा उत्सुकता रहती है, दिलचस्प रहता है लोगों के लिए ये जानना कि आखिर उनकी राशि पर क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो इसको हम अपने खास मेहमान से जानेंगे कि आखिर राशियों का क्या प्रभाव पड़ता है चंद्र ग्रहण पर और कौन सी राशि के लिए ये कितना फलदायी है, कौन सी राशि के लिए ये बुरा है, इसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे पहले आपको ये बता दें कि सबसे पहले गुवाहाटी में चंद्र ग्रहण दिखाई दिया है और साल का ये आखिरी चंद्र ग्रहण है। इसके बाद इस साल कोई चंद्र ग्रहण नहीं है। 2023 में चंद्र ग्रहण होगा, लेकिन 2022 का ये आखिरी चंद्र ग्रहण है। तो सबसे पहले गुवाहाटी में दिखा, जैसा कि लगातार अनुमान भी था कि सबसे पहले वहीं नजर आएगा और देखिए देश के कई हिस्सों में अलग अलग समय पर चंद्र ग्रहण दिखाई दिया है। अभी चंद्र ग्रहण देखिए 6:19 तक का समय आखिरी बताया जा रहा है। भारत के विभिन्न हिस्सों में दिखाई देने के बाद 6:19 आखिरी वक्त होगा, आखिरी क्षण होगा, जिसके बाद चंद्र ग्रहण हट जाएगा। लेकिन सुबह से ही सूतक काल से ही लोग जो है तमाम सावधानियां बरत रहे हैं कि किस तरीके से उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए कहा जाता है जब चंद्र ग्रहण लगा हो तो कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, वर्जित होता है। इस तरीके से चंद्र ग्रहण के प्रभाव को आप कैसे कम कर सकते हैं, इस पर खासतौर से जोर दिया जाता है और इसके लिए विशेष उपाय और सावधान भी बताए जाते हैं। और चलिए सीधा रुक कर लेते हैं। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गई हैं रूपा बुद्धि राजा जी, ज्योतिषाचार्य हैं, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत रूपा जी आपका। संतोष ओझा हमारे संवाददाता आपसे कुछ देर में जुड़ेंगे। हरेंद्र दुबे हमारे संवाददाता गोरखपुर से जुड़ गए हैं और ज्योतिषाचार्य पंडित अमित पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत खास हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए सबसे पहले अमित जी का रुख कर लेती हूँ और एक और खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, वीएन झा साइंटिस्ट हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक अलग ही पहलू जानने को मिलेगा। शुरुआत वीएन जी आप ही से कर लेती हूँ। देखिए चंद्र ग्रहण का समय और आखिरी साल का चंद्र ग्रहण है। साइंटिफिक अगर इसे नजरिए से देखा जाए
तो कैसा ये चंद्र ग्रहण, और देखिए कि तमाम सावधानियां जो है, चर्चा आगे मैं करूंगी ज्योतिषाचार्यों से, लेकिन साइंटिफिक का इसको किस तरीके से देखा जाएगा? धन्यवाद उन्नति जी। आपके बहुत सारे दर्शक जो हैं वो ये देख रहे हैं। और देखिए, हम लोग सब एक ही समाज से आए हैं। बचपन से यही हमने देखा हुआ कि जब कोई भी ग्रहण लगता है, चाहे चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, तो भगवान की श्रद्धा की जाती है, गंगा स्नान या वो इस तरह की सारी जो होते हैं प्रार्थना, उस समय में घर में खाना पीना वर्जित होता है, कोई शुभ कार्य उसमें वर्जित होता है, जो भी खाना पीना होता है वो उसको अक्सर हम लोग डिस्कार्ड करना प्रेफर करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने बचपन से देखी है। लेकिन बीइंग अ साइंटिस्ट मैं आपको एग्जैक्टली और आपके दर्शकों को बता दूं कि देखिए, ये रही धरती, इस पे हम लोग सब हैं। और इस पे जब सूर्य की जब रोशनी आती है, तो ऑब्वियसली जब जहाँ पे हम लोग हैं, हम लोग सूर्य की रोशनी देखते हैं। चांद रात में होता है तो हमारे दूसरे पहलू की तरफ में जो होती है, मान लीजिए अगर ये चांद है तो ये चांद धरती के दूसरे तरफ होती है, जो हम रात में देखते हैं। लेकिन जब ये धरती सूर्य और चंद्रमा के बीच में आया था, जैसे अगर मान लीजिए ये चांद है, तो ये जैसे यहाँ पे आया तो देखिएगा कि ये शैडो में आता है, इसके अंधकार में आता है। और जब तक ये धरती का साया इसके ऊपर में चलता रहता है, तो इससे जो है वो एक साया दिखता है, और वही है ग्रहण। चाहे वो साया चंद्रमा को पूरा ढक ले तो पूर्ण ग्रहण हो जाएगा, अगर चंद्रमा के आंशिक उसको ढके तो वो आंशिक चंद्र ग्रहण हुआ। तो यही चीज होता है। और ठीक इसी के विपरीत हम ये भी देखते हैं कि जब ये चंद्रमा जब सूर्य के सामने आता है, तो यही जो है अपनी छाया धरती पे करता जाता है, और उसी को हम फिर जानते हैं कि ये सूर्य ग्रहण है। तो जहां तक साइंस का जो दृष्टिकोण है, ये चंद्र ग्रहण हर पूर्णिमा में संभव है, होता नहीं है लेकिन संभव है। थियोरेटिकली संभव इसलिए है कि जब ये पूर्णिमा होती है तो चांद बिल्कुल हमारे धरती के ठीक पीछे आता है, और सूर्य का पूरा किरण जो है उसके ऊपर में आता है, तभी इसको कहते हैं कि ये पूर्णिमा है। और जिस समय में धरती इसके बीच में आएगी ग्रहण लगेगा, अगर धरती इसके साइड से गुजर जाएगी तो ग्रहण नहीं लगेगा, चाहे जिस भी साइड से निकल जाए। तो थियोरेटिकली ये चीजें होती हैं। अब जो बीमारी, जो प्रकोप, जितने हम लोग ग्रह जानते हैं, ग्रह का जो प्रकोप है, ये तो आपको ज्योतिषाचार्य जी बताएंगे। लेकिन साइंटिफिकली सिर्फ एक चीज होती है कि जब चांद की किरणें हमको आती है, मिलती है, तो कहते हैं कि चांद की किरणों में बहुत सुकून होता है, बहुत ठंडक होती है, बहुत शांति होती है। तो अगर देख ले भी वो जो प्रकाश है चांद चंद्रमा का, अगर हमारे धरती पे हम तक अगर नहीं आता है तो उसमें क्या होगा, साइंटिफिकली ये कुछ भी प्रूवन नहीं है। लेकिन जो भी होगा वो मोस्टली ये इमोशनल हैं, ये मोस्टली थियोरेटिकल हैं, ये हमारे जहन में वो चीजें बातें होती हैं, उसी पे हम जाते हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत आसान भाषा में वीएन जी आपने समझाया हमारे दर्शकों को कि आखिर क्या चंद्र ग्रहण होता है। इससे पहले कि अन्य भी खास मेहमानों का रुख करूं, हरेंद्र हमारे संवाददाता बने हुए गोरखपुर से। हरेंद्र, सबसे पहले आप बताइए अपडेट वहां की क्या है, गोरखपुर में क्या इसका असर देखने को मिल रहा है चंद्र ग्रहण का? देखिए, खासतौर से गोरखपुर की अगर बात की जाए तो लोग अपने घरों में कैद हैं, और दूसरी चीज जिनको काफी जरूरत है, दवा लेना है या किसी तरह का कोई मरीज है, उसको देखने के लिए घरों से निकल रहे हैं। और खास तौर से गोरक्षनाथ मंदिर की अगर बात की जाए तो गोरक्षनाथ मंदिर के कपाट 5 बजे बंद किए गए हैं, 6:22 पर कपाट खोले जाएंगे। वहां के पुजारी से जब बात की गई तो उनका कहना है कि सबसे हम अपील यही करेंगे कि आप अपने घरों में रहें और भगवान का ध्यान करते रहें और भगवान के मंत्र का जाप करते रहें। खास तौर से जब ग्रहण खत्म हो जाए तो ग्रहण खत्म होने के बाद दान उपदान करें, किसी तरह की किसी को सताने का प्रयास न करें, दुख देने का प्रयास न करें। यह सब चीजें गुरु गोरक्षनाथ के मंदिर के पुजारी जी का कहना है। दूसरी चीज आपको बता दें कि गोरखपुर जिले में इस समय हम मंदिर पर ही मौजूद हैं और मंदिर के कपाट बंद किए गए हैं
और बंद करने के साथ साथ जो बिल्कुल। लोग तो दर्शनार्थी देखिए हैं, लगातार हम असर दिखाना यानी कि चाहेंगे मैं लोगों देख को पा कि रही हूँ वहां पर आवाजाही भी कम है और कपाट भी बंद हो गए, जैसा कि आप हरेंद्र बता रहे हैं। लगातार सावधानियां बढ़ती जा रही हैं। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य अमित पांडे जी भी लगातार बने हुए हैं। अमित जी देखिए, ये ज्यादा दिलचस्प रहता है लोगों के लिए कि आखिर उनकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, किन राशियों के लिए चंद्र ग्रहण अच्छा है और किन राशियों पर इसका बुरा प्रभाव है। देखिए, ये जो चंद्र ग्रहण इस बार लगा है, ये चंद्र ग्रहण मेष राशि पे लगा है, भरणी नक्षत्र पे लगा है। तो सबसे पहली बात, जिस राशि पे ग्रहण होता है, चाहे सूर्य ग्रहण चाहे चंद्र ग्रहण, उस राशि के लिए कहीं ना कहीं ठीक नहीं माना जाता है। उसके शारीरिक सुख को लेकर की बात की जाए, उसके मानसिक सुख की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं उस राशि को विशेष प्रभावित करता है चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण जिस राशि पे लगता है। इस बार मेष राशि के लिए कहीं ना कहीं ये चंद्र ग्रहण शारीरिक पीड़ा, मानसिक कष्ट, ये सब दिक्कत देने वाला है। इसके अलावा वृषभ राशि के चूंकि 12वें भाव में ये ग्रहण लग रहा है, इनसे 12वीं राशि होती है मेष राशि वृषभ राशि से, तो 12वां भाव ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है व्यय का, खर्च का, तुम्हारी जरूरतों का। ऐसे में कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति जो है वृषभ राशि के लोगों के लिए कुछ ये जो चंद्र ग्रहण के प्रभाव की वजह से विपरीत दिखाई दे रही है। मिथुन राशि के चूंकि लाभ का भाव है, इसलिए शुभ रहेगा, लाभ देने वाला होगा, धनदायी होगा, अच्छा है। कर्क राशि चंद्रमा की अपनी राशि है और क्योंकि राशि स्वामी स्वयं चंद्रमा पीड़ित है, राहु के साथ बाधित है, तो कहीं ना कहीं ग्रस्तोदित होने की वजह से जब राशि स्वामी ग्रस्त होता है तो राशि वाले जो है पीड़ित होते हैं जातक, जिन लोगों का उस राशि में जन्म हुआ है। तो कर्क राशि के लिए यह शारीरिक चिंता और रोग कारक हो सकता है, कहीं ना कहीं शारीरिक उपद्रव होते दिखाई दे रहे हैं। सिंह राशि के लिए यह जो ग्रहण है ये सब प्रकार से वैसे तो ठीक है, केवल संतान पक्ष को लेकर के कुछ निगेटिव इफेक्ट आ सकते हैं भविष्य में, महीने 15 दिन के अंदर। कन्या राशि के लिए ठीक नहीं है, खर्च की अधिकता है, थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो मामला ठीक है। तुला राशि से चूंकि 7वीं राशि है, तुला से अगर आप गिनेंगे तो 180 डिग्री 7वीं राशि होती है मेष राशि, और उसी राशि पे चंद्र ग्रहण हो रहा है, राहु भी वहां विराजमान है। वैसे भी अगर सप्तम भाव में चंद्रमा राहु जाता है तो जीवन साथी का सुख या जीवन साथी अपना कष्ट में होता है, दाम्पत्य जीवन बाधित होता है अगर कोई भी पापग्रह साथ में जाए। तो ऐसे में जब ग्रहण की घटना घट रही है और चंद्रमा जो कि वैवाहिक जीवन का मूल ग्रह है, चंद्र कुंडली के ही आधार पर विवाह का सुख देखा जाता है, तो ऐसे में तुला राशि के लिए कहीं न कहीं जीवन साथी की पीड़ा दिखाई दे रही है। वृश्चिक के लिए भी व्यर्थ की चिंता और धनु राशि के लिए केवल तनाव की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। मकर राशि के लिए, कुंभ राशि के लिए यह जो ग्रहण का काल है ये बहुत अच्छा रहने वाला है। उनके लिए यह ग्रहण ठीक रहेगा, लाभकारी रहेगा, धनदायी रहेगा, कार्य सिद्धि देने वाला होगा। कुंभ के लिए पुरुषार्थ सिद्धि का समय है। मीन राशि के लिए क्योंकि फाइनेंशियल स्थिति इस साल कोई ठीक नहीं है, हालांकि उनका राशि स्वामी बृहस्पति भविष्य में ठीक है, 5 अप्रैल तक बहुत अच्छी स्थिति में रहने वाला है, समय ठीक है, लेकिन इसका मोटा मोटा प्रभाव 1 महीने मार्गशीर्ष के महीने तक दिखाई देगा आर्थिक रूप से कहीं न कहीं मीन राशि वाले लोगों को। बिल्कुल। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है क्योंकि सबसे ज़्यादा दिलचस्पी जो लोगों की है वो यही जानने के लिए रहती है। अमित जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य रूपा बुद्धिराजा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रूपा जी देखिए, जिस तरीके से खास ध्यान रखा जाता है क्योंकि बच्चे जो हैं नहीं समझ पाते हैं कि चंद्र ग्रहण का अर्थ क्या है, गर्भवती जो महिलाएं हैं उनके लिए किस तरीके से विशेष उपाय, कहा जाता है कि इस दौरान कैंची का इस्तेमाल नहीं, कैंची और चाकू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, खास तौर पर चंद्र ग्रहण लगे या सूर्य ग्रहण लगे, लेकिन जितनी भी जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनके लिए विशेषकर ध्यान देने की जरूरत है। उनको ना तो कैंची चलाना चाहिए, ना ही उनको कोई काम करना चाहिए, ना ही उनको चंद्र की छाया में जाना चाहिए। उनको इस समय पर मानसिक जाप करना चाहिए, जो ग्रहण काल के समय ना ही कुछ ग्रहण करना चाहिए जब तक उनको ऐसा लगे ना कि उनको मेडिकल इशू है या जरूरत बहुत ज्यादा लग रही है। नहीं तो ग्रहण काल से पहले ही वो अपना खाना पीना करने के बाद आराम सीधी अवस्था में बिस्तर पर लेटे, यही उनके लिए अच्छा है। और उनके लिए कुशा उनके आसपास रखनी चाहिए, उनके खाने में तुलसी का जरूर रखना चाहिए। उनके क्या सबके जो खाने को हम अपने कहते हैं ना सेफ रखते हैं, क्योंकि गृहिणियों का काम है कि जो भी इस समय जो चंद्र ग्रहण लगे या सूर्य ग्रहण लगे, चंद्र ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, तो क्या होता है इसकी रेस से जो नेगेटिव एनर्जीज निकलती हैं तो हमारे खाने पर सीधा असर डालती हैं। और चंद्र का ग्रहण है तो ये सीधा हमारे मन पर, मन का कारक होता है चंद्र, तो ये सीधा हमारी मानसिक स्थिति पर इसका असर पड़ता है। तो जो स्त्रियां अगर
जिनका बच्चा होने वाला है या अपने गर्भवती हैं, उनको खास तौर पर अपने और अपने बच्चे के लिए ना तो इस अवस्था में किसी की कोई कामकाज करे, ना ही इसकी छाया में निकले। इस ग्रहण काल के खत्म होने के बाद वो अपने ऊपर यदि स्नान कर सकती है तो अच्छा, नहीं तो गंगा जल छिड़के, साथ ही साथ वो गंगा जल और मानसिक जो जाप कर रही हैं वो करती रहे, साथ साथ अपने पूरे घर को क्लीन करें, जैसे कहते हैं ना गौमूत्र के साथ। और जो वस्त्र उन्होंने पहने हैं उनका दान करें, सफेद चीजों का दान करें जितना, क्योंकि कहते हैं देखिए असर तो 12 राशियों पर ही पड़ेगा, किसी पे अच्छा और किसी पर बुरा, लेकिन 12 की 12 राशियां बची नहीं रह सकती हैं ग्रहण से। ग्रहण का मतलब ही होता है ग्रहण, तो ग्रहण से हम बचा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगी कि वो दान से, जप से और अपने आप को क्लींजिंग करने से, अपने घर से कपूर जलाएं अपने घर पर, अपने घर में एक ग्रहण काल के समय के बाद, क्योंकि ये एक ऐसा काम काल आ रही होता है जी जो आपके पास। जी टफ है। इस टफ काल के बाद आप अपने घर को क्लींजिंग करें, आप अपना दान करें, पुण्य करें, इससे आप बच सकते हैं। इसके अलावा और कुछ ऐसी समाधान हमारे पास नहीं है, क्योंकि एक खगोलीय घटना है, एक ये खगोलीय घटना है, इसका असर तो निश्चित है कि होता ही है, लेकिन हम इससे बचाव के लिए हम इसका हवन करें, जाप करें, त्याग करें, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और जितनी भी महिलाएं हैं वो इस समय पर ज्यादा सावधानी की जरूरत है। जैसे मैंने पहले सुबह भी बताया था अपने एक चैनल के माध्यम से कि कुशा बहुत पवित्र मानी जाती है। सबसे प्रथम हम जो मानते हैं कुशा को मानते हैं, सेकंड हम जो मानते हैं वो तुलसी को मानते हैं। तुलसी से पहले भी कुशा अपने बिस्तर के नीचे महिलाएं रखें अपनी सेफ्टी पर्पस के लिए, या ये कह सकते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए। उन पर नेगेटिव निकलती है रेंज, जो आसमान से निकल रही है ग्रहण काल के समय, जो हमारी साइंटिफिक रीजन होता है कि एक नेगेटिव ऑरा बन जाता है, उससे बचाव हो सकता है महिलाओं का। ये तो बिल्कुल, एक और उसके लिए जरूरी है कि ये तमाम सावधानियां जो है उनकी तरफ से बरती जाएं। ठीक है रूपा जी, आप बने रहिए हमारे साथ। वीएन जी देखिए, आप जो अपनी बात रखना चाह रहे थे वो आप रखिएगा, मैं एक अपना सवाल ऐड ऑन कर दूं इसी के साथ। देखिए लगातार ये एक रहता है कि चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, नेकेड आई से नहीं देखना चाहिए, पूरा असर जो है आपकी कहीं ना कहीं आंखों पर पड़ता है, आपकी आंखों की रोशनी पर पड़ता है। लेकिन एज अ साइंटिफिक व्यू अगर मैं जानना चाहूँ तो इसके पीछे क्या आप रीजन देंगे? आप बता सकते, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, ये जहां तक आंखों पे प्रभाव पड़ने का सवाल है, ये सूर्य में इतनी क्षमता है, इतनी एनर्जी है, इसमें इतना इंफ्रारेड किरणें की जो प्रभाव होती है वो होती है कि अगर डायरेक्टली आप सूर्य को दिन में अगर देखने की कोशिश कीजिएगा तो आपके आंखों पे बहुत बुरा असर, मतलब रेटिनल बर्न, रेटिना जो होती है, जो जिससे छाया पड़ती है किसी भी प्रतिबिंब की, वो उसके जलने का सवाल उठ सकता है। क्योंकि वो जो किरणें आती हैं हमारी आंखों पे, फिर आंखों में हमारा एक लेंस होता है, वो लेंस उन किरणों को बिल्कुल एक छोटे से बिंदु पे इकट्ठा करता है। तो जितनी वहां से इंफ्रारेड आती है, इंफ्रारेड बिल्कुल आग जैसी किरणें हैं। वो किरणें जब आपके लेंस से जब रेटिना पे पड़ती है तो वो उस पार्ट को, जो रेटिना का जो वो पार्ट है, उसको जला देने की क्षमता रखती है। और जब भी आप ग्रहण देखने की कोशिश करते हैं तो ऑब्वियसली आप 2-3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 10 सेकेंड आप देखने की कोशिश कीजिएगा, तो उसमें आंखों के ऊपर में बहुत ज्यादा डैमेज होने के चांसेस हैं। लेकिन चंद्र ग्रहण में चांद को हम लोग दिन में हम लोग देखते रहते हैं चांद को, मतलब अगर आप आंगन में भी लेटे हुए हैं, पूर्णिमा की चांद है, पूर्णिमासी की चांद है, तो आप चांद को देखते रहते हैं कि हाँ उसमें छोटे छोटे छाया हैं, उसका आंखों पे कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। तो ये आपके दर्शक जान लें कि सूर्य को देखने से, चाहे वो ग्रहण के समय हो चाहे नॉन ग्रहण के समय हो, सूर्य को देखने से आपकी आंखों पे जलन हो सकती है, आपके रेटिना जो है वो जल सकते हैं, आप अंधे हो सकते हैं। लेकिन चांद को देखने से, चाहे वो ग्रहण का समय हो चाहे ग्रहण का समय ना हो, इससे साइंटिफिकली कोई असर नहीं पड़ता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता था जिसके लिए मैंने आपको कहा था। देखिए, ये तो हम जानते हैं कि जो पृथ्वी की जो है छाया वो चांद से पड़ती है, लेकिन आप जानते हैं कि जब चांद से जब रोशनी निकलती है, जो रिफ्लेक्शंस होते हैं सूर्य के किरणों के, बहुत तेज होता है। अब इस तेज में कितने और जो किरणें हैं जो हमारी तरफ में आ रही हैं उसके ऊपर असर पड़ता है, जिसे कहते हैं राहु, केतु, शनि, जितने भी ग्रह का नाम ले लीजिए, इन ग्रहों के ऊपर में चांद से निकलने वाली जो छटा है उसका क्या असर पड़ता है,
ये हमें पता नहीं है, साइंटिफिकली ये स्टडी नहीं हुई है। तो अगर मान लीजिए अगर ग्रहण का समय है तो चाहे ग्रहण ना भी हो तो चांद जो है हमेशा सूर्य के किरण में है, हमेशा चांद से जो वो रिफ्लेक्शंस होती हैं वो हमेशा निकलती रहती है, चाहे हम उसको देखें या ना देखें। लेकिन जो जो सूर्य की तरफ में जितने भी तारे सितारे यूनिवर्स में जितने हैं वो चांद की छटा जहां तक जाती है उसका उन ग्रहों पे क्या असर पड़ता है हम नहीं जानते हैं। लेकिन जब वो छटा इस ग्रहण में जब बंद हो जाती है तो उस अंधकार समय में जबकि चांद की छटा ना आ रही हो उस समय में उन ग्रहों का क्या असर होता है, वहां से जो किरणें आती हैं या वहां उनका जो चाल चलन या असर होता है, जो हम कहते हैं, जो अभी आपकी जब साथ बता रहे थे कि हमारे मानसिकता पे उसका असर पड़ता है, तो उसका क्या असर होता है ये साइंटिफिकली हम नहीं जानते हैं, साइंटिफिकली ये प्रूवन नहीं है। बिल्कुल, देखिए अहम जानकारी आपने दी है विहन झा जी। देखिए हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं हरेंद्र। देखिए कितने बजे तक गोरखपुर की अगर मैं खास तौर से बात करूं तो वहां पर आवाजाही सामान्य हो जाएगी? शायद इसके बाद गोरखपुर जिले में शुरू हो जाएगा, लोग अपने घरों से निकलेंगे, स्नान ध्यान करेंगे, पूजा पाठ करने के बाद अपने घरों के मंदिर की साफ सफाई करने के बाद लोग आगे का दिनचर्या का कार्य शुभारंभ करेंगे। खासतौर से गोरखपुर जिले की अगर बात की जाए तो बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण किस तरीके से लगातार ये जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं और सुबह से ही सूतक काल से लगातार तमाम सावधानियां बरती जा रही हैं, जो असर है वो भी हमारे संवाददाता बता रहे हैं। हरेंद्र बने रहिए आप हमारे साथ। अमित जी, देखिए जो तमाम सावधानियां हैं वो तो सुबह से ही लगातार चर्चा में है, लेकिन क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा भी है तो ऐसे में कहा जाता है दान स्नान का खास कहा जाता है कि इसको आप ज्यादातर इस पर ध्यान दिया जाए, तो इसके लिए समक्ष में आप क्या कहेंगे? कार्तिक पूर्णिमा को वैसे भी हमारे सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है स्नान की दृष्टि से। और जो हमारे जीवन का सिद्धांत है या जो कहे कि सनातन धर्म की जो परंपरा है वो ऋणानुबंधन कर्म के आधार पे आधारित है। यही सिद्धांत है कि भाई जो हमने पूर्व में किया है वही उसका परिणाम आज हमें मिल रहा है। तो प्रारब्ध के बंधन को काटने के लिए, ऋणानुबंधन कर्म को काटने के लिए, मतलब आपने जो पूर्व में किया अच्छा या गलत, अच्छा किया या बुरा किया, उन दोनों चीजों से मुक्त होने के लिए, ज्ञान और अज्ञान दोनों से मुक्त होने के लिए हमारा शास्त्र कहता है ज्ञान भी काटा है अज्ञान भी काटा है, ज्ञान रूपी कांटे से अज्ञान रूपी कांटे को निकाला जाता है। लेकिन आवश्यकता मानव को दोनों की नहीं है, न ज्ञान की आवश्यकता है न ज्ञान की। अंत में केवल व्यक्ति को ईश्वर की शरण ही काम आती है, ईश्वर की शरण में जाना है। तो इसी सिद्धांत के आधार पे हमारा शास्त्र 3 बातें कहता है। पहले कहता है स्नान। स्नान इसलिए कहता है स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है, रोग से मुक्ति होती है, और रोग विमुक्ति स्नान की बात की गई है। और खास करके जो पूर्णमासी तिथि होती है या जो सूर्य की संक्रांति होती है तब देश की पवित्र नदियों में स्नान करने की विशेष रूप से परंपरा रही है अनादिकाल से, पता नहीं कब से है, मतलब अनादिकाल की परंपरा चली आ रही। उसी क्रम में कार्तिक पूर्णिमा बहुत महत्व की है। जैसे आपने माघ में देखा होगा, माघ में स्नान किया जाता है मकर संक्रांति पे, उसी तरह से कार्तिक पूर्णिमा पे स्नान का महत्व है। तो एक तो कार्तिक पूर्णिमा स्नान, और दूसरा यह चंद्रग्रहण के मोक्ष के पश्चात स्नान करने की परंपरा है। जैसे ही मोक्ष होगा, चंद्रग्रहण समाप्त होगा, उसके बाद स्नान करना चाहिए, फिर देव विग्रह का स्पर्श करना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए। दूसरी बात, स्नान के बाद आती है जप की बात, मतलब स्नान के पश्चात आप अपने मानसिक रूप से, शरीर स्वस्थ हो गया, अब मन को स्वस्थ करने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना मन के स्वस्थ हुए आप कोई भी ठीक निर्णय नहीं ले पाएंगे। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति मानसिक रूप से उन्मादी है या मानसिक बीमार है, तो जीवन में कोई भी काम सही ढंग से नहीं करेगा, कोई सही निर्णय नहीं ले पाएगा। तो मन को एकाग्र करने के लिए, मन को मजबूत रखने के लिए, बिल्कुल तन और मन पर दोनों पर ही ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल जप करना चाहिए। और जप के बाद बारी आती है दान की। दान कहीं न कहीं हमारे द्वारा दिया गया दान किसी के जीवन को बदल सकता है, परिवर्तित कर सकता है। हमारा थोड़ा सा सहयोग किसी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। इसी सिद्धांत को छोटे रूप में लागू करते हुए हमारे यहाँ कहा गया भाई अन्नदान करिए, कुछ जो है बिल्कुल। और दान को देखिए शास्त्रों में पुण्य माना गया है, तो जरूर दान करना चाहिए। बिल्कुल। रूपा जी का रुख कर लेती हूँ। रूपा जी, देखिए किस तरीके से आपने भी महत्वपूर्ण बात बताई, महिलाओं के लिए क्या कुछ करना चाहिए, गर्भवती महिलाओं के लिए खास तौर से, लेकिन जो अति आवश्यक जैसे
काम हैं, उसके बावजूद अगर लोगों को बाहर जाना पड़े तो उसके लिए भी क्या कोई खास उपाय होते हैं कि लोग जो है अपने जरूरी काम कर पाएं? देखिए, पहली तो यही मैं बोलूंगी कि जब छाया लग जाए, जिस समय ग्रहण काल चल रहा है उस समय बाहर ना निकले तो सबसे बढ़िया है। नहीं निकले। अगर अन्यथा जाना भी पड़ता है, मजबूरी है, या आप बीमार हैं कहीं ना कहीं, तो डेफिनेटली उनको खाने की जरूरत भी पड़ेगी। जो लोग बीमार हैं ग्रहण काल के समय, वो आप ले सकते हैं, खाना पीना आप खा सकते हैं, क्योंकि